तो इस बात को भी उन्होंने हमारे सामने उजागर किया है। बीमारी जो है वो अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक, जब उन्हें ज़्यादा बुखार होता तो वो और तेज़ी से काम करते थे, तो वो उसको एक प्रेरक की तरह मानते थे, प्रोत्साहक लगता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलत करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार से मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकती थी। कहने का मतलब यहाँ पे लेखक का ये है कि जो वो लेखनी करते थे, साहित्य लेखनी या अपने बारे में या कोई कहानी नाटक, तो जब बुखार होता था तो वो उसमें उनको प्रोत्साहक लगता था, प्रेरक लगता था, और वो और अच्छा लिखते थे। और रात को जो वो अपनी ट्यूशन्स और जो भी काम करते थे तो उसमें वो और तेज़ी से करते थे। तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर वो बीमार है तो वो कोई उनको बाधा बन रही है, बल्कि सारे काम उनके अच्छे से हो जाते थे। हल्के बुखार में तो मेरा सब काम हस्त मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद कपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। अब कपलिंग जो है वो भी एक साहित्यकार है, तो उसका भी उदाहरण लेखक ने हमारे समक्ष दिया है कि जब कभी लेखक को कोई कहता कि उनके शरीर को छूता, बोलता तुम्हें बुखार है, वो कहते कि हाँ मैं भी बुखारी हूँ, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता, और जब वह बुखार में होता तो अच्छी कहानियाँ लिखता था। तो वही उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब वो बीमार होते तो वो और ज़्यादा अच्छा लिखते थे। किपलिंग जो है वो भी एक साहित्यकार है, तो उसका उदाहरण उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि उनकी जो अपनी दो चट्टानें, अपनी चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिक्स बरसक हनुमान मैंने प्लूरूसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरूसी जो एक बीमारी थी, तो उसमें जब वो बीमार थे तब उन्होंने ये दोनों कविताएं लिखी थी, जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी तो मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। इस तरह से लेखक कहते हैं कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर आप काम करोगे तो बुखार अपने आप ही चला जाएगा। और जब वो बीमार थे, प्लूरूसी नामक उनको एक बीमारी थी, तो उसमें उन्होंने दो कविताएं लिखी थी, दो चट्टान और सिसिफस बरक्स हनुमान। तो ये सब उन्होंने तब लिखी थी, जिसमें उनको पुरस्कार भी मिला। यह बुखार मामूली नहीं था, इसका संबंध अब जो बुखार था वो उनको बार बार आ जाता था।
तो उसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो बुखार था वो मामूली नहीं था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों ने मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया। स्कूल बंद था। अब यहाँ पे लेखक बार बार बीमार होते थे पर वो ध्यान नहीं देते थे, पर अब उनको बहुत तेज़ी से बुखार आ गया तो काफ़ी उनको नुकसान दे रहा था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही सब बिल्कुल नहीं। शाम को 101 102 के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा सौखिया, दवा बाटू और होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी कि मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी होती तो कितना अच्छा होता। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा की बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था। अब जैसे कि लेखक को बार बार बीमार हो जाते थे लेखक, तो वो ध्यान नहीं देते। अब धीरे धीरे उनकी जो बीमारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं मुझे तपेदिक की बीमारी तो नहीं होगी, और उसमें जो एलोपैथी का इलाज है वो लेना उनके आपे से बाहर था, मतलब उन इतना खर्चा वो नहीं कर पाते। और उनकी जो बीवी थी श्यामा, वो भी अंदर ही अंदर उसको भी डर खाए जा रहा था कि ये कैसे ठीक होंगे, क्योंकि पति पत्नी जो पत्नी है वो अपने पति का काफ़ी ध्यान रखती थी, तो उसको ये भी बहुत डर था। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? और जो उनकी पत्नी थी वो भी थोड़ी बहुत तो बीमार थी ही, वो भी बीमार थी, पर वो अपने पति की बीमारी को देखकर वो सोचती थी कि मेरा इलाज कैसे होगा, तो वो उनके सामने कुछ भी नहीं कहती थी। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, मतलब अगर उसे छोटा मोटा बीमारी भी रहती तो वो कुछ भी कहती नहीं थी, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता, और गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर DK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। अब क्या होता है कि दोनों के बीच मतलब बातचीत होती है, तो लेखक ऐसा सोचते हैं, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों में महीनों से ज्वर मुक्ति नहीं जानी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, क्योंकि लेखक जो थे वो पिछले 9 महीने से बीमार थे। जुलाई आ गई थी, उनका स्कूल जाना, ट्यूशन जाना सब कुछ बंद हो गया था, और सर पे बहुत सारा कर्ज भी था, पैसे भी चुकाने थे और घर का खर्च भी चलाना था। तो उनकी जो बीवी थी श्यामा, वो मतलब उसको बीमारी हो पर वो कभी भी ऐसा जताती नहीं थी, वो हमेशा स्वस्थ ही रहती थी। तो एक बार उसने अपने पति बच्चन जी से कहा कि आप जाके डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा मतलब उनसे अपना टेस्ट करवा लीजिए। तो जो लेखक थे बच्चन जी, उन्होंने मना कर दिया टालम टूल की, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसने बोला कि जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, अंत में लेखक को मानना भी पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, मतलब वो जब गए दिखाया डॉक्टर को तो उन्होंने नुस्खा लिख दिया। नुस्खा मतलब बताया कि भाई इस टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई इस टाइम पे आपको दवा खानी है, ये करना है वो। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर क्षय की बीमारी है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया। कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवान लगा क्योंकि मेरी विदा का समय आ गया था। उन्होंने नुस्खे में लिखा कि आपको इस टाइम पे गोली खानी है और सब कुछ छोड़कर सिर्फ आराम करना है। तो जो लेखक थे वो सोचने लगे कि अगर मैं आराम करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरी जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी। तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरे लिए मौत का परवान है। क्या फिर लेखक को लगा क्या मेरी विदाई का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट
उठाने। स्वागत के साथ ही विदा की होती देख तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य मतलब लेखक ऐसा सुनने लगी, क्या मेरा ये इतने ही दिन का जीवन है? क्या मैं इतने ही दिन जीने आया था? क्या इस तरह इतनी ही मेरी ज़िंदगी है? फिर लास्ट में वो सोचते हैं अंत में, क्या जो उनकी बीवी है श्यामा, उसके नसीब में क्या वैधव्य मतलब विधवापन लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, मतलब लेखक को मरना कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन मरने से पहले जीना उनको कठिन लगा था। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ, बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम जो थे वो बच्चन जी के छोटे भाई थे, तो वो उनके बारे में भी कहते हैं कि अगर मैं आराम करने लगा तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा, ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा और छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। फिर वो बोलते हैं कि शालिग्राम जो है वो केवल अपनी तनख्वाह पर, मतलब उनके भाई, उनकी भी आमदनी इतनी नहीं है कि वो घर चला सके। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में नहीं रहेंगे। महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने का कम नहीं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका काँपना मैं सहन नहीं कर सकता। जैसे ही उनकी बीवी ने सुना कि भाई पति को बीमारी है तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन तुरंत संभल भी गई। उसे डर था कि कहीं मैं सहन नहीं कर पाया तो। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उमास लेकर रह गए। अभी उनके भाई थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए तो वो भी सहम गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा जो थी उनकी बीवी, मतलब फिर क्या किया लेखक ने, जो उनके पैसे पड़े थे किताबों के, जो किताबों से पैसे जो बेचते थे किताबें, तो उसके कुछ पैसे पड़े थे, उन्होंने उससे दवाई मंगा ली और स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी ले ली। और श्यामा जो थी उनकी बीवी, वो उनकी सेवा चाकरी में लग गई और उनकी जो सेवा थी वो भी साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या हो ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के लिए मेरी सांस जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो कह दिया भाई आराम से कर रहो, पर अब आराम ही आराम कैसी है, चिंता के समान है। अब जो कर्ज लिया है उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, वो तो अदा करनी ही पड़ेगी, भले मेरी मौत हो जाए या ना हो जाए। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? अब जैसे ही श्यामा जो थी वो उनके लिए एक पारदर्शी दर्पण थी, तो उसने कहा कि भाई आप चिंता ही करते रहोगे तो चिंता इतनी करोगे तो दवा कैसे लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, टक सोसाइटी पर मुझ पर 400 का कर्जा है, 100 करीब अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा। जैसे श्यामा, फिर लेखक बताने लगे, भाई मेरे पे इतना कर्जा है, 400 रुपये सोसाइटी का है, 100 रुपये दोस्तों का है। तो उसके बाद जो उनकी बीवी आंसर देती है, उनकी पत्नी, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत थी। उसने कहा, कर्जा तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मतलब लेखक उसने जो उनकी पत्नी थी श्यामा, उसने कहा कि अगर आप इतनी चिंता करोगे तो दवा कैसे असर करेगी? तो जो बच्चन जी थे लेखक, उन्होंने बताने लगे इतना कर्जा है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपका कर्जा तो मैं आपके मरने के बाद भी उतार दूंगी, इसकी चिंता मत करो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मतलब उसने बड़े आत्मविश्वास दृढ़ के साथ मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वो और क्या नहीं कर सकती थी। आधा पाठ हम इसके बस यहाँ तक, आधा पाठ हम अगली कक्षा में देखेंगे।